नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकी इस वक्त की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स की भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से पश्चिम बंगाल और असम का 2 दिवसीय दौरा। मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागरुम्बा दोहो 2026 में होंगे शामिल। 10,000 से ज्यादा कलाकार पेश करेंगे प्रकृति से प्रेरित बागरुम्बा नृत्य। भाजपा का पश्चिम बंगाल सरकार पर करारा हमला। कहा ममता बनर्जी बंग भंग के लिए कर रही है काम। भाजपा ने कहा टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण माफिया और क्राइम बाय घुसपैठिया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सली। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए तय की है 31 मार्च की समय सीमा। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला। बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर वो रहेंगे। प्रधानमंत्री आज मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम आज शाम असम पहुंचेंगे, जहां वे गुवाहाटी में बोडो समुदाय के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा कलाकार बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो 2 दिवसीय यात्रा में कई विकास परियोजनाओं का होगा शुभारंभ और शिलान्यास। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे वंदे भारत ये स्लीपर ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि नए भारत की रफ्तार की प्रतीक है और इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसे हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कितना फायदा ये देगी उस पूरे इलाके को, किस तरह से वहां की अर्थव्यवस्था को, वहां की इकोनॉमी को एक नया जोश देती नजर आएगी। क्योंकि ये है रफ्तार नए भारत की। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि विकास की कहानी भी कहती है। देश की सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परिचालन पर डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाएगा। हमारे सहयोगी राजेश राज ने मालदा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भारतीय रेल के लिए शनिवार का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पहली बार फर्राटा भरने वाली है और वो हावड़ा से गुवाहाटी के लिए और कामाख्या से हावड़ा के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। लेकिन आज मालदा से प्रधानमंत्री जी इस ट्रेन का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जिनकी पीएम की परिकल्पनाओं को सरजमी पर उतारने में पूरी मशक्कत करते हैं। सर, जिस तरीके से ये स्लीपर वर्जन ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है, भारतीय रेल के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। बिल्कुल, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयासरत हैं, उसमें वंदे भारत स्लीपर का बड़ा रोल रहेगा। हम सब जानते हैं 1970 में राजधानी एक्सप्रेस से एक नया दौर चालू हुआ था। उसके बाद में सबसे बड़ा चेंज स्लीपर जर्नी में वंदे भारत स्लीपर से आएगा और ये टोटली न्यू जनरेशन की न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। ऐसी अब बहुत बड़ी संख्या में इन ट्रेन्स का निर्माण किया जाएगा। एक तरीके से देश में यात्रियों के लिए टोटली नया एक्सपीरियंस हो वो, और दूसरी बात इसके फेयर्स भी बहुत ही
मिडिल क्लास के हिसाब से रखे गए हैं। और खाने में एक अच्छा इनोवेशन किया है, जो गुवाहाटी से ट्रेन रवाना होगी उसमें असमीज फूड होगा, और जो कोलकाता से रवाना होगी उसमें बंगला फूड होगा। भारतीय रेल का नया स्वरूप देखने को मिलेगा और भारतीय रेल लगातार अपना झंडा बुलंद कर रही है। दुनिया भर के मुल्कों से खुद को compete करने के लिए भारतीय रेल दिन रात परिश्रम कर रही है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, मालदा, पश्चिम बंगाल। तो ना सिर्फ रफ्तार बल्कि रोजगार को, व्यापार को भी नई रफ्तार देती नजर आएगी। भारतीय रेलवे आज इतिहास रचने जा रहा है। तेज रफ्तार, हाईटेक सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर का अनोखा संगम लेकर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर उतरने जा रही है। आधुनिक भारत की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित की गई पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार से इस ट्रेन के बारे में की खास बातचीत। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा और रेलवे की अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास समेत कार्यक्रम जो आयोजित होंगे उस पर हम बातचीत करेंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार जी से। वंदे भारत जो स्लीपर आ रहा है यह भारतीय रेल के लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन हम कह चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरी ट्रेन पूरी तरह से सुविधाओं से बिल्कुल लैस है। इसमें विभिन्न यात्रियों के लिए जितने भी जो गैजेट्स हैं वो सब प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेट ऑफ आर्ट इसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं और ये यात्रियों को बहुत पसंद आएगी। जैसा कि इस ट्रेन के जो टाइमिंग्स हैं वो भी इस तरह से रखे गए हैं कि आप शाम को कलकत्ता से चलेंगे तो सवेरे आप गुवाहाटी पहुंच जाएंगे, गुवाहाटी से शाम को चलेंगे तो सवेरे कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ओवरनाइट है और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर किसी तरह का कोटा नहीं है। देयर इज नो VIP कोटा इन दिस ट्रेन। क्योंकि जब भी वेटिंग लिस्ट केवल उसके लिए रखी गई है परंतु इसके अंदर कोटा कोई नहीं है अदर देन द लेडीज एंड द सिटीजन, सीनियर सिटीजन कोटा। अदर देन दैट देयर इज नो कोटा। और बहुत महत्वपूर्ण अमृत भारत ट्रेन, उनका भी फ्लैग ऑफ होगा इस सभा स्थल से। कहाँ चलेंगी सर ट्रेनें? सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल के बीच में, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली के बीच में, अलीपुरद्वार SMVT बेंगलोर के बीच में, अलीपुरद्वार मुंबई के बीच में, बालूरघाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस। ये अमृत भारत नहीं है, ये नॉर्मल LHB कोचेस की ट्रेन है। और राधिकापुर और SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस। ये टोटल जो आपकी 6 ट्रेनें हैं ये इसके अतिरिक्त हैं, ये वंदे भारत स्लीपर के अलावा हैं। जी तो लगता है कि पूरब से सीधे दक्षिण को जोड़ने की एक बड़ी कवायद है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरब के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं स्टेशन, यदि आप मालदा स्टेशन देखें बिल्कुल वो एयरपोर्ट की तरह उसको पूरा बनाया गया है। आपने उसका स्वयं ही देखा है कि यदि हम उसमें घुसते हैं तो बिल्कुल लगता है कि एयरपोर्ट का लॉन्च है। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने हमारे 1337 स्टेशन पे जो कार्य चल रहे हैं बिल्कुल टाइम बाउंड बैनर में उनको हम लोग धीरे धीरे तैयार होते जा रहे हैं, जनता को समर्पित किया जा रहा है। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और डेडिकेशन हो रहा है वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होंगे। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, मालदा। तो वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में यात्रियों को साफ सुथरी व्यवस्था, कंफर्म बर्थ और आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर मिलेगा। स्थानीय महिलाएं भी इस पहल का दिल से स्वागत कर रही हैं। यहाँ महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बहुत खुश नजर आ रही हैं। हमारे साथ देखिए ये बहुत सारी महिलाएं हैं, हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं कि आखिर कितनी बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम अनु झा है। अनु जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मालदा को तोहफा मिल रहा है। जो वंदे भारत ट्रेन है उससे लोग हावड़ा और कामाख्या माता के दर्शन के लिए आराम से जा सकेंगे। कितना बड़ा हर्ष है एक महिला होने की? अपार हर्ष है, इसमें कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं क्या शब्दों में व्यक्त करूं। हाँ, अतड़ीम खुशी हो रही है। हमारे मालदा में इस तरह का आयोजन हो रहा है और स्वयं प्रभु श्री राम के हाथों
हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री साक्षात वो प्रभु श्री राम हैं। उनके हाथों से ये हो रहा है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगी, माता कामाख्या का दर्शन भी लोग आराम से कर पाएंगे और काली माँ का दर्शन भी करने लोग कलकत्ता पहुँच सकते हाँ हाँ, इससे क्या धार्मिक जो पर्यटन है बहुत ही अग्रसर होगी। इसके लिए हमारी पथभूमि अग्रसर होगी इनके इन प्रयासों से। प्रधानमंत्री जी आएंगे, मालदा को तोहफा मिलेगा, कितनी बड़ी खुशी है। बहुत अच्छी बात है, ये सब तो बहुत आश्चर्य की बात होनी ही चाहिए। सब मालदा का जो स्टेशन है वो भी बहुत खूबसूरत बन गया है। क्या लगता है कि भारतीय रेल अच्छा काम कर रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे मालदा टाउन से क्या बोलते हैं वंदे भारत मतलब स्लीपर कोच स्टार्ट हुआ है। बहुत एक्साइटेड है, खुशी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल में भी क्रेज बरकरार है। यहाँ की महिलाएं उनकी तुलना भगवान श्री राम से कर रही हैं और पलक पावड़े बिछाई हुई हैं कि भगवान राम आएंगे और अहिल्या का उद्धार होगा। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो यकीनन ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, यकीनन एक नई रफ्तार के साथ ये जोड़ेगी पश्चिम बंगाल को। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियाँ। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल पार्क इलाके के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, जिसमें टॉप कमांडर पापा राव भी मारा गया। पापा राव का ढेर होना सुरक्षा जवानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पापा राव छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला था। माना जा रहा है कि पापा राव की मौत से दक्षिण पश्चिम बस्तर का क्षेत्र नक्सल मुक्त हो जाएगा। मौके से सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 बरामद की है। नक्सली गतिविधि की खुफिया जानकारी मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और STF के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। बंगाल में चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 जमा करने की नियम स्पष्ट किए हैं। यदि कोई व्यक्ति संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो वो फॉर्म 7 जमा कर सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम कितने फॉर्म जमा कर सकता है, इसकी कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराता है तो ERO इसकी जांच करेंगे। बीजेपी ने कुछ जिलों में फॉर्म 7 जमा ना किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया था। बांकुड़ा के खातड़ा में बीजेपी की फॉर्म 7 से भरी गाड़ी को तृणमूल नेतृत्व ने रोक दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है।
पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण के जरिए बंगाल को भंग करना चाहती है। साथ ही कहा कि बंगाल में आज चारों तरफ हिंसा हो रही है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई। तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? संबित पात्रा ने आगे कहा कि जाधवपुर में बीएलओ अशोक दास ने बार बार धमकियां मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। बीजेपी प्रवक्ता ने टीएमसी का मतलब भी बताया। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। 72 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां से बांग्लादेशी घुस रहे हैं सीमाओं पर, फिर भी इन 72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती। हिंदुस्तान का अहित वो चाहती है और घुसपैठियों का हित वो चाहती है। आज इसीलिए टीएमसी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आज फिर से रेल रोको प्रदर्शन देखने को मिला। रेल लाइन को बाधित करने के साथ साथ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की खबर है। कृष्णनगर से लालगोला के बीच ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। स्थिति को संभालने के लिए कोलकाता से मुर्शिदाबाद के लिए आरपीएफ और आरपीएसएफ भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, ये प्रदर्शन कितना हिंसक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज बेलडांगा थाने से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क जाम की खबर कवर करने एक और पत्रकार पर हमला किया गया। तो लगातार प्रदर्शन जारी है और इस पे ममता बनर्जी का कहना है कि ये गुस्सा जायज है। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई मांगों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा की मांग है कि सरकार राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए कार्रवाई करे। इसके साथ ही 1 जनवरी की घटना और कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी की कथित संलिप्तता की सीबीआई जांच, येल्लापुर में एक दलित महिला की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग भाजपा कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार तथ्यों को दबाने के लिए पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रही है और बिगड़ती कानून व्यवस्था की जिम्मेदार है। कर्नाटक बीजेपी बेल्लारी में आज कांग्रेस सरकार की कथित कानून व्यवस्था की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्योति दफेदार ने गंगावती के विधायक जनार्दन रेड्डी के साथ की खास बातचीत। बैनर की हंगामा को लेकर, ये सब विचारों को लेकर बीजेपी विधायक और नायक बेल्लारी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी विचार को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ गंगावती के विधायक जनार्दन रेड्डी है। आइए उनसे बात करते। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट यू आर कंडक्टिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट रिगार्डिंग वेरियस इश्यू एंड स्पेशली द बेल्लारी बैनर इंसिडेंट. Whatever the incident happened, whole Karnataka, whole country, everybody they have seen. So never it happens in the history of Karnataka. Never it happens in the history of Bellary. So this kind of incident, a private gunman's coming and firing, killing a karyakarta, their own karyakarta had been killed in this firing. So this is all. So never it happens in the history of Karnataka only, not just even in Bellary also. So we demand the arrest of Nara Bharat Reddy. Even after 15 days also, today government they have arrested only 3 private gunmen. So the 3 private gunmen belongs to whom? They belongs to Mr. Nara Bharat Reddy only. So why they have not arrested Nara Bharat Reddy? And this has to be transferred to the CBI. Police inquiry, we don't even believe by the state government. So this has to be
inquired by CBI. How you are going to take it further? Will you conduct any Padayatra from Bellary to Bangalore? So How you are going to proceed? So now BJP party decided to fight in a phased manner. Today first we are doing a big rally and we are demanding the arrest of Mr. Nara Bharat Reddy and CBI inquiry. And for the second phase, now on 19th and 20th, as our Delhi leaders, they were busy in a national president election. So our state president, Mr. Vijayendra, he told that after 28th, a second phase Padayatra and done. Already the entire state leaders core committee, they have decided to do a Padayatra against this government about this our Bellary incident, and because so many incidents happen in this state with all those from Bellary to Bangalore. So now they are going after 28th. So after this national president election only. So our state BJP president Mr. Vijayendra will go and speak to the national leaders and will have a date for Padayatra. Okay, thank you so much for talking to us. गंगावती की विधायक जनार्दन रेड्डी जी की बात विद कैमरा पर्सन विनोद के साथ ज्योति देफेदार, डीडी न्यूज, बಳ್ಳारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के उत्तराखंड आगमन पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राडोस्लाव सिकोरस्की जयपुर साहित्य महोत्सव में भाग लेंगे और साहित्यिक सत्रों में शिरकत भी करेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरे में भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए अहम बातचीत की जाएगी। व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। और आइए अब बात कर लेते हैं ठंड की। जी हां, देश के बड़े हिस्से में इस वक्त शीतलहर जारी है और अगले कुछ दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत दिल्ली में अगले कुछ दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से में 18 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। तो लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर भारत में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते कई उड़ानों में देरी हो रही है और प्रतीक्षा समय बढ़ने या अंतिम समय में शेड्यूल बदलने की भी संभावना है। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से कई विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है और उड़ानें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। टर्मिनल 3 पर यात्रियों की खासी भीड़ है। एयरपोर्ट प्रशासन लगातार अपडेट दे रहा है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सुरक्षा के लिहाज से विमानों के टेक ऑफ में सावधानी बरती जा रही है। एयरपोर्ट के बाहर लोग खुद को गर्म रखने के लिए हीटरों का सहारा लेते हुए नजर आए। खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की जांच करें। और सीधे इस वक्त रुक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। इसी तस्वीरें हम देख सकते हैं इस वक्त। तो वहां पर मौजूद बच्चों से वो मिलते हुए और ट्रेन के अंदर की तस्वीरें भी हमारे सामने आ गई हैं, जहां पर उन्होंने वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की, हाथ में तिरंगा लिए, चेहरे पे मुस्कान लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए ये नन्हे बच्चे। तो पीएम का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए वहां पहुंचे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं हम कितना उत्साह है वहां मौजूद लोगों को। बेहद उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये नए भारत की रफ्तार है,
मेक इन इंडिया है जो आज पूरे देश में रफ्तार के साथ दौड़ रही है। वंदे भारत ये एक ऐसी ट्रेन जो देश के कोने कोने में आज प्रगति की तस्वीर बदलती भी नजर आ रही है। यकीनन पूर्वोत्तर भारत को कनेक्टिविटी के मैप में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अहम योगदान है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये पहली मेक इन इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो देश की रेलवे की पूरी तस्वीर बदल रही है और जिस तरह से भारतीय रेलवे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है बीते दशक में, वे बेहद उल्लेखनीय है, अभूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल को वंदे भारत मिलना यकीनन पूर्वी भारत के कनेक्टिविटी मैप पर में एक बड़ा बदलाव है। कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र को तेज आधुनिक रेल सेवा से जोड़ना भी विकास और विरासत का संगम साफ तौर पर दिखाता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। आज दोहरी सौगात यहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों को, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने। हमारे साथ राजेश राज इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश राज, जिस तरह का उत्साह वहां लोगों में है वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है। हाथ में तिरंगा लिए जोश के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। रेलवे के लिए जो जिस तरह का रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है उसी की एक झलक पेश करती है ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। किस तरह से ये एक मील का पत्थर साबित होगी पश्चिम बंगाल की विकास गाथा में? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा जया कि यह जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है यह मालदा स्टेशन से फर्राटा भर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाए जाने के बाद कहीं न कहीं इस ट्रेन को एक गति मिल गई है और इस ट्रेन के भीतर डीडी न्यूज दिल्ली की टीम सफर कर रही है। मैं खुद और अपने कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ सफर कर रहा हूं और यह ट्रेन जो है मालदा से माता कामाख्या की जो भूमि है गुवाहाटी, वहां तक सफर तय करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया तो इस ट्रेन के भीतर सफर करने वाले जो लोग हैं उनके चेहरे खिल उठे और भारत माता के जय के उद्घोष के साथ कहीं न कहीं जो पूरा जो वातावरण है वो गुंजायमान हो चुका है और भारतम भारतम के नारे के साथ इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। असम और बंगाल की दूरी तो बिल्कुल कम हो ही जाएगी। जो ट्रेड और व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मैंने इंटरव्यू किया था तो रेल मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों तक हम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और यह ट्रेन कहीं न कहीं सपनों की उड़ान भरेगा। इस ट्रेन के परिचालन से एक तरफ जहां माता कामाख्या के दर्शन के लिए लोग गुवाहाटी आराम से पहुंच सकेंगे, वहीं कलकत्ता में गंगा में डुबकी लगाएंगे, माता काली का दर्शन करेंगे और फिर एक आजमगढ़ स्टेशन बीच में आएगा, वहां पर उतरकर लोग तारापीठ माता काली का दर्शन करने भी जा सकेंगे। तो जो पर्यटन, धार्मिक पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी जो व्यवस्था है, जो भारतीय रेल का जो अपना तंत्र है उस तंत्र को भी आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल राजेश राज, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के अंदर का भी जायजा लिया। साफ तौर पर यहाँ पर स्पीड भी, सुरक्षा भी और सुविधाएं भी। यकीनन पश्चिम बंगाल को सिर्फ एक ट्रेन नहीं मिल गई बल्कि विकास की पटरी पर भी दौड़ने का एक अवसर मिला है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम नहीं, यह देश के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन का संदेश लेकर वंदे भारत ट्रेन आया है। जब वंदे भारत चेयर कार की शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि जब पहली मर्तबा दिल्ली से बनारस के लिए ट्रेन खुली थी, फिर दिल्ली से जम्मू के लिए ट्रेन खुली थी, तो लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी जया कि भारत में एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन हर एक शहरों के लिए हो। ये उम्मीद की थी भारत सरकार ने कि हम 100
से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू करेंगे। आज एक कीर्तिमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ के जो इलाके हैं वह भी जुड़ चुके हैं, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट के जो सबसे सुदूर इलाके हैं मिजोरम की राजधानी आज रेल पटरियों से जुड़ चुकी है और वहां से राजधानी ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। और आज रेल मंत्री ने कहा कि इसका भी हम जो प्रसार है वो करेंगे और व्यापक रूप से इस ट्रेन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देश विभिन्न हिस्सों में आएंगे तो भारतीय रेल के जो जांबाज सिपाही हैं उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनके इंजीनियरों के सफल करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से यह जो ट्रेन है, यह ट्रेन अपने गंतव्य के लिए खुल चुकी है। और ये मानता हूं कि ये मील का पत्थर इसलिए भी साबित होगा कि धार्मिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोग यहाँ इस ट्रेन सफर करें। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जाने वाले और न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने में जिन लोगों को एक बोझिल सफर का सामना करना पड़ता था, उनके लिए ये वंदे भारत ट्रेन सुहाना सफर का आनंद जो है वो उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल, कोलकाता, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रूट्स पर यात्रा का समय घट रहा है, बिजनेस मूवमेंट तेज हो रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं राजेश कि उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यहां पर एक नेशनल मेन स्ट्रीट से जुड़ने का एक मजबूत कनेक्शन के तौर पर ये ट्रेन साबित होने जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। व्यापार, पर्यटन और रोजगार को सीधा फायदा मिलेगा इससे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा गया कि जिस तरीके से व्यापार, रोजगार और पर्यटन का जो एक अनोखा आनंद है वो लोग उठा सकेंगे। कल मेरी बात हो रही थी तो मालदा के जो बहुत सारे व्यवसायी हैं उन्होंने कहा कि हमें जब न्यू जलपाईगुड़ी तक की यात्रा करनी होती थी तो पूरे दिन भर का सफर करना होता था और काफी बोझिल यात्रा की वजह से हम वहां से आना जाना एक दिन में सुनिश्चित नहीं कर पाते थे। लेकिन इस ट्रेन के परिचालन से कहीं न कहीं कुछ ही घंटों में हम जहां हावड़ा पहुंच सकेंगे वहीं कुछ ही घंटों में हम न्यू जलपाईगुड़ी जा सकेंगे। 15 रेलवे स्टेशन इस दौरान आएंगे। हावड़ा से कामाख्या की बात करें तो 15 रेलवे स्टेशन इस दौरान आएंगे और इस 15 रेलवे स्टेशन के दौरान हम देख पाएंगे कि तकरीबन 12 पश्चिम होंगे और पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में 12 रेलवे स्टेशन आएंगे और इसके अलावा असम में आएंगे। तो इस और पश्चिम बंगाल की दूरी कम हो जाएगी और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि पूरब के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो आज जब वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू पूरब को मजबूती मिली है, उत्तर जो पूर्वोत्तर है उसको मजबूती मिली है और एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक युगांतकारी परिवर्तन भारतीय रेल के इतिहास में होने जा रहा है। और इस ट्रेन का परिचालन जब देश के विभिन्न हिस्सों तक होगा तो हम कह सकते हैं कि एक बड़े फलक पर भारतीय रेल की धमक पहुंचेगी। भारतीय रेल दुनिया भर के मुल्क के साथ अपने को कम्पीट करने के लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि जो भारतीय जो कर्मी है वो लगातार अपने उद्यम से, अपनी परिश्रम से लगातार इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार के रेल मंत्री को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और शायद यही वजह है कि रेल मंत्री के अथक की वजह से भी ये संभव हो पाया है। एक एक प्रोजेक्ट की खुद से निगरानी करना रेल मंत्री की फितरत रही है, क्योंकि वो इंजीनियर रहे हैं और निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। तो उनके अनुभव का फायदा जो है वह भी भारतीय रेल को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। रेल जिस तरीके से भारतीय रेल की प्रगति मिल रही है, हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल का इतिहास और भी स्वर्णिम होगा और भारतीय रेल दुनिया भर के मुल्क के रेल नेटवर्क से वे अपने को कम्पीट कर सकेगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का परिचालन देश में शुरू हो चुका है और अब बुलेट चलाने की तैयारी जो है
वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चल रही है। वह काम भी बेहद प्रगति पर है, जिसकी समीक्षा बीच बीच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अक्सर किया करते हैं। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बुलेट ट्रेन का परिचालन भी हिंदुस्तान जल्द ही शुरू कर पाएगा। बिल्कुल। और राजेश, यहाँ पर साफ तौर पर ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बन चुकी है। और यहाँ पर केंद्र सरकार का ये भी संदेश साफ है कि जो विकास की ट्रेन है वो राजनीति से ऊपर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया वहां पहुंचकर कि बंगाल की जनता का विकास होना चाहिए। आज देश जिस पटरी पर, जिस तेज रफ्तार से आगे दौड़ रहा है, उसमें बंगाल भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। राजनीति से परे है विकास की ये ट्रेन। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बंगाल में पिछले 5 वर्षों में हिंसा की खबरें लगातार देखने को मिलते रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीरें देश भर के लोगों के लिए दिखाई पड़ती रही है कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा होती रही है, उसको लेकर कई बार ये संशय के बादल मंडराते रहे हैं कि बंगाल कहीं विकास की पटरी से उतर न जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमेशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर एक इलाकों का ख्याल रखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश का कोई कोना विकास से न छूटे। आपने देखा होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा था कि हम पूरब का विकास करेंगे। पूरब के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। पूर्वोत्तर, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका देश से बिल्कुल कटा हुआ, कई राज्यों में कई राज्यों में एयरपोर्ट नहीं है, उसको भी उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश, चाहे वो सिक्किम के गंगटोक की बात करें या फिर मिजोरम में रेल लाइन की पटरी जोखिम हम कह रहे हैं, उस नेतृत्व में भारतीय रेल ने उठाकर कर दिखाया है। मिजोरम से बैराबी के बीच लाइन को कनेक्ट किया गया, उसमें सैकड़ों टनल पहाड़ों का सीना चीरकर नाले को लांघ कर भारतीय रेल ने एक बड़ी आक्रामकता के साथ, और अब बारी बंगाल की आ गई है। बंगाल विकास लहराया जा रहा है। मालदा, जिसको मालदा के लोगों ने कल कहा कि मालदा को ही प्रधानमंत्री ने इसलिए चुना कि मालदा बिल्कुल विकास से कटा हुआ हिस्सा था। मालदा रेलवे का एक बड़ा डिवीजन जरूर है, बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, लेकिन मालदा में डेवलपमेंट के जो काम है उस कदर से नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री चाहते तो हावड़ा से ट्रेन को हरी झंडी दिखा देते, प्रधानमंत्री चाहते तो गुवाहाटी से झंडी दिखा देते, लेकिन उन्होंने एक उत्तर बंगाल के एक रिमोट इलाके को चुना ताकि यहाँ से ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तो एक बड़ा संदेश जाएगा और विकास की पटरी पर बंगाल भी दौड़ पड़ेगा। तो बिल्कुल। और ये ट्रेन भी खास तौर पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। कम समय, ज्यादा आराम और बेहतर सुरक्षा, ये है नए रेलवे की पहचान। और अगर हम वंदे भारत की खास तौर पर बात करें तो स्वदेशी तकनीक, आधुनिक सुविधाएं और विश्व स्तरीय अनुभव, यही है वंदे भारत, जिसकी वजह से इसे नए भारत की रफ्तार के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि मेक इन इंडिया की धूम आज भारत ही नहीं दुनिया भर में देखी जा रही है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। तेज रफ्तार से वो लगातार इस वक्त भाग रही है और पूरी तरह से ये ट्रेन आधुनिक स्तर पे बनाई गई है, पूरी तरह से वातानुकूलित है। जो मालदा स्टेशन है वो भी आपको एकदम एक एयरपोर्ट की तरह उसको तैयार किया गया है। और यही वजह है कि वहां मौजूद लोगों के बीच बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा जोश है कि विकास की इस रफ्तार में अब उनकी भी बात हो रही है। साथ ही प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को आज 3,250 करोड़ से अधिक का उपहार भी देंगे। कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ वो करेंगे। और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं वहां मौजूद बच्चों ने भी बहुत गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनसे बातचीत की, किस तरह से वो भारत की इस रफ्तार में, नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ सपने हैं उनकी, क्या कुछ उनकी आकांक्षाएं हैं इस नए भारत के निर्माण में, वो भी उन्होंने
उन्होंने साझा किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और यही वो तस्वीर है जो लगातार हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि आज मेक इन इंडिया की धूम ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में है, और इसने जो रफ्तार पकड़ी है वो अब थमेगी नहीं। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राज इस वक्त इसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूर्वोत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी का जो मैप है उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है। हम वहाँ की लोकल इकोनॉमी की बात करें, रोजगार की बात करें, व्यापार की बात करें, पर्यटन की बात करें, तो उस लिहाज से कई गंतव्यों को जोड़ते हुए, कई कड़ियों को जोड़ते हुए ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। क्या राजेश राज, अगर आप हमारे साथ बड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से लोग इसको ले रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं? यकीनन स्थानीय व्यापार की बात करें, पर्यटन की बात करें, उसमें एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ आएगा। यकीनन एक गेम चेंजर साबित होगी ये ट्रेन। बिल्कुल जया, आपने सही कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो रेल का जो नेटवर्क है उसके लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इस ट्रेन में डीडी न्यूज दिल्ली की टीम अभी सफर कर रही है। मैं और हमारे संदीप मूर्ति अभी इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हम आपको थोड़ी देर में इस ट्रेन के विजुअल्स भी भेजेंगे। तो ट्रेन अपनी पूरी गति की सवाब पर है और ट्रेन चल रही है। दोनों तरफ हरियाली जो है वो साफ पर दिखाई पड़ रहे हैं और कहा जाता है कि फिल्मों में ही नहीं, भारतीय रेल की उसका रोमांच कहीं ना कहीं हमेशा से रहा है। से लोग हैं उसको पसंद करते रहे हैं। भारतीय रेल अब वो कोयले वाली ट्रेन और छुक वाली ट्रेन से आगे निकल चुकी है। ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन का स्वरूप ले चुकी है और इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक इंजन से। यकीनन पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी है आधुनिक भारत की एक और सौगात। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। हावड़ा से आगे बढ़ती वंदे भारत पूरे पूर्व भारत को जोड़ने का यहाँ पर काम करेगी और कैसे पूर्वोत्तर की दिशा में विकास की सबसे तेज पटरी इस वक्त वंदे भारत की है। जहां कभी दूरी जो थी वो चुनौती थी, आज वही दूरी एक अवसर के रूप में बन रही है, क्योंकि ये वहां के व्यापार और पर्यटन को और रोजगार को एक बड़ा बूस्ट देती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। यकीनन वंदे भारत की रफ्तार बंगाल की पहचान बनेगी और एक नई रफ्तार यहाँ पर विकास की यात्रा ने पकड़ी है इस वंदे भारत के साथ और विकास के एजेंडे के साथ लगातार केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है और उसी का प्रतीक है ये तेज रफ्तार ट्रेन। राजेश, हमने देखा है कि किस तरह से रेलवे का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बात करें स्पीड की, बात करें बेहतर सुरक्षा की, बेहतर सुविधाओं की, तो आज इस ट्रेन में और आज इस रफ्तार में जो रेलवे की रफ्तार है उसमें कहीं भी ब्रेक लगता हुआ नहीं दिख रहा है। किस तरह से देखते हैं आप भारतीय रेलवे के इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस कायापलट को? देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम क्षेत्रों को भारतीय रेल ने अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन कोई इलाका जो है अब अछूता नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस खूबसूरत हिंदुस्तान की परिकल्पना जया की गई है। उस हिंदुस्तान में अब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। पटरियां सीधे अब श्रीनगर नहीं पहुंची थी, लेकिन अब जम्मू और श्रीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है, जहां पर जन्नत को देखने के लिए, धरती के स्वर्ग को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। मिजोरम के बारे में मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ ईस्ट को भी प्रकृति के बहुत करीब पाया जाता है और प्रकृति को करीब से देखने की हसरत लिए दुनिया भर के मुल्क के सैलानी कश्मीर पहुंचते हैं, नॉर्थ ईस्ट पहुंचते हैं और वो हिंदुस्तान आने का आकर्षण छोड़ नहीं पाते हैं। तो भारतीय रेल कहीं ना कहीं जो वंदे भारत ट्रेन के अलावा जिन अमृत भारत ट्रेन परिचालन शुरू हुआ है आज प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा, उसमें न्यू जलपाईगुड़ी और नागरकोइल जो है वो कन्याकुमारी के करीब है
और कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक भी है और विवेकानंद रॉक और कन्याकुमारी की यात्रा करने के लिए धर्म में आस्था रखने वाले लोग, सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग वहां पहुंचते हैं। तो हम आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से सीधे लोग कन्याकुमारी तक की यात्रा करेंगे और अमृत भारत ट्रेन में यात्रा करेंगे, जो सामान्य बोगियों में सफर करने वाले लोगों के लिए कभी भारतीय रेल के बारे में कहा जाता था कि उसकी संख्या कम होती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अमृत भारत ट्रेन सामान्य लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है और लिहाजा इस ट्रेन से लोग सीधे उत्तर पूर्व से कन्याकुमारी दक्षिण तक की यात्रा कर सकेंगे। यह एक बड़ा ही ऐतिहासिक और व्यापक कदम है। यकीनन, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आगे और भी दिखाएंगे, क्योंकि यही है आज का नया भारत और ये है उसकी रफ्तार। स्वदेशी तकनीक है लेकिन बेहतर सुविधाएं हैं और भी दमदार सुविधाएं हैं और एक विश्व स्तरीय अनुभव है जो आज भारतीय रेलवे हर भारतीय को नहीं बल्कि दुनिया भर से आ रहे पर्यटकों को भी दे रहा है। मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीटी न्यूज के साथ। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। और वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों पर सियासी दलों की राजनीति हमेशा से जारी है। साल 2014 से वाराणसी में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इन दिनों घाटों के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति टूटने के एक भ्रामक वीडियो से विरोधी दलों की नई राजनीति शुरू हो गई है, जबकि स्थानीय लोग इसे गलत बताते हुए विकास कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से यहाँ के सांसद बने हैं तो काशी का काया पलट हो गया है। काशी का कॉरिडोर जब बन रहा था तब भी नकारात्मक शक्तियों ने इसका विरोध किया था, और उसके बाद जब ये कॉरिडोर कंप्लीट हुआ है तो सभी देख रहे हैं कि काशी में कितना इकोनॉमिक विकास हुआ है। और अब इसी तर्ज पे जब मणिकर्णिका घाट को भी और अच्छा किया जा रहा है काशी वासियों के लिए, तो कई नकारात्मक शक्तियां इसका विरोध कर रही हैं। हमारी सबसे अपील है कि नकारात्मक शक्तियों को अवॉइड करें। अगर मणिकर्णिका घाट जिसपे प्रतिदिन के हिसाब से संख्या कई सौ से लेकर हजारों की संख्या में जहाँ पे की लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ अगर सब समुचित व्यवस्था हो और हर चीज व्यवस्थित हो जाए तो क्या बुराई है। वर्तमान समय में वाराणसी का चतुर्मुखी विकास हो रहा है। इसी कड़ी में मणिकर्णिका घाट का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। मेरे विचार से यह बहुत ही उचित कदम है, क्योंकि मणिकर्णिका एक ऐतिहासिक और धार्मिक घाट होने के साथ साथ वर्तमान समय में काफी मात्रा में वहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं। तो जो हमारा इतना ऐतिहासिक घाट है उसका भी व्यवस्थित और सौंदर्यीकरण होना अति आवश्यक है। मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार कार्य केवल निर्माण परियोजना नहीं है, इसे काशी के नागरिकों को समझना चाहिए, बल्कि यह सांस्कृतिक संरक्षण, जन सुविधा और भविष्य की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे सकारात्मक और दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
बिहार के मोतिहारी में आज विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी मंदिर में शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। वहीं तकरीबन 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से भी विशेष तैयारी की जा रही है। और मंदिर निर्माण में शामिल इंजीनियर संतोष कुमार झा ने बताया कि ये मंदिर अपने आप में अद्भुत होगा। इसमें हर तकनीक और नई सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तकरीबन 500 वर्षों तक इसका ख्याल रखेगा। 500 साल यानी कि 500 साल की तरह इसको बनाना है। इसमें विशेष करके क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया। ये हमारा जैसे है ये इसी 10 के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन ये है मेन मंदिर। इसी में राम जी का मंदिर, इसी में राम जी का मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर यही है। इसमें टोटल 22 मंदिर हैं और सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट का होगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मिस्र के ओबोर शहर में आयोजित पतंग महोत्सव और भारत मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विदेश राज्य मंत्री ने मिस्र के प्रवासी भारतीयों से चर्चा की और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों की सराहना की। साथ ही भारत मिस्र संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने और सांस्कृतिक और लोगों के संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत मिस्र की राजधानी काहिरा के अल होरैया पार्क में एक नीम का पौधा भी लगाया, जो पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और धरती के हरित भविष्य के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथ ही साथ यह हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने काहिरा के अल होरैया पार्क में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। इससे पहले बीते दिन कीर्तिवर्धन सिंह ने मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलहट्टी से मुलाकात की और भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मिस्र में आयोजित भारत मिलन कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी की। कायरा में 17 जनवरी INS में अगर हम बात करें तो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मिस्र के ओबोर शहर में आयोजित सामुदायिक सांस्कृतिक उत्सव भारत मिलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत की। आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। महाराष्ट्र के उरण शहर और नवी मुंबई क्षेत्र को जोड़ने वाली नेरुल उरण रेलवे लाइन ने स्थानीय यात्रा को आसान और सुरक्षित बना दिया है। प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत तेज मंजूरी और समन्वय ने इस परियोजना में गति आई, जिससे यात्री सेवा में सुधार हुआ और ट्रैफिक का दबाव कम हुआ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उरण शहर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और तेजी से विकसित हो रहे नवी मुंबई क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से 1997 में सरकार ने 2,980 करोड़ की लागत वाले एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिस पर मार्च 1998 में काम शुरू हुआ। लेकिन हुआ वही जैसा तमाम परियोजनाओं के साथ होता है। तमाम मंजूरियों के इंतजार के चलते प्रोजेक्ट करीब 2 दशक तक लटका रहा। प्रोजेक्ट के अटकने के पीछे जिम्मेदार थी जमीन अधिग्रहण की समस्याएं, जंगल और मैनग्रोव मंजूरी, निर्माण के लिए जरूरी लाइसेंस, ऊर्जा ईंधन की मंजूरियां, राइट ऑफ वे की दिक्कतें और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की चुनौतियां।
फरवरी 2017 में प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत समीक्षा के समय इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 45% काम ही हुआ था। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद प्रगति के माध्यम से हुए समन्वय से इंडियन रेलवे, CIDCO, महाराष्ट्र सरकार और वन विभाग एक साथ आए, जिससे मंजूरियां तेजी से मिली, जमीन से जुड़े मुद्दे सुलझे और काम को गति मिली। पीएम की ओर से साफ निर्देश मिले कि फेज 1 दिसंबर 2017 और फेज 2 को जून 2019 तक पूरा किया जाए। प्रगति पोर्टल के इंटरवेंशन शुरुआत हुआ 2016-17 से। उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि 2018 में हमने फर्स्ट फेज कमीशन किया और फिर उसके बाद मेजर एक हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस बचा हुआ था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ उसके चलते, और कुछ लैंड एक्विजिशन के इशू थे वो सॉर्ट आउट हुए हमारे। और सबसे अच्छी बात है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में यूनिसन में एक्ट किए, सिनर्जाइज वे में एक्ट किए, और इस वजह से हमको काफ़ी बूस्ट मिला और बहुत स्पीड अप हुआ हमारा प्रोजेक्ट। नेरुल उरण रेलवे लाइन ने स्थानीय इलाके को कई तरह से फायदा पहुंचाया है। यात्रा का समय कम हुआ है। सड़क यात्रा के मुकाबले एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प मिलने से निवासियों की रोजमर्रा की आवाजाही काफी आसान हुई है। कि इसके वजह से ट्रैवल करना हमें आसान हो गया है, पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बचता है, और टाइम से हम स्कूल या कहाँ भी जाना है वो टाइम से पहुँचते हैं। इस रेलवे लाइन का पहला चरण वर्ष 2018 में शुरू हुआ, जबकि खारकोपर उरण सेक्शन का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया। आज यात्री से नए रेल रिंग से संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे भरोसेमंद सेवा मिली, सफर का समय घटा और सड़क पर ट्रैफिक के दबाव में भी काफी कमी आई। जब से ये रेलवे स्टेशन बना है तरघर का, तब से मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत आसान हुआ है, बिकॉज ये मेरे को बहुत नजदीक भी गिर रहा है मेरे काम से। ये कॉरिडोर अब स्थानीय निवासियों, पोर्ट कर्मचारियों, उद्योगों के साथ साथ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़े कर्मचारियों और यात्रियों के लिए एक अहम आवागमन की जीवन रेखा बन चुका है। ये दिखाता है कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नागरिक केंद्रित नतीजों में बदलने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। और आइए बात करते हैं क्रिकेट की। अंडर 19 विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश की टीम आमने सामने है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से उतरी है। भारत ने पहले मुकाबले में अमेरिका को 6 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत नजर आती है। अंडर 19 विश्व कप में भारत और बांग्लादेश ने अब तक 7 मैच खेले हैं। इनमें से 5 भारत ने जीते हैं, जबकि 2 मैच बांग्लादेश के नाम रहे हैं। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।